नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 17 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। कोट देख लेते हैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले। इट इज़ बेटर फॉर ए सिटी टू बी गवर्न बाय ए गुड मैन देन बाय गुड लॉज। ये एरिस्टोटल का कोट है। इवन अंबेडकर जी ने भी ऐसी ही बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि देखो, संविधान चाहे कितना ही अच्छा बना लो, अगर गवर्न करने वाले लोग खराब हैं ना, तो वो करप्शन कर लेंगे, उस संविधान को बाईपास कर लेंगे और जनता के हित में काम नहीं करना तो वो नहीं करेंगे। लेकिन संविधान में कुछ कमियां रह गई, लेकिन गवर्न करने वाले लोग अगर अच्छे हैं ना, तो भी वो बढ़िया ढंग से गवर्नेंस कर लेंगे, लोगों के हित में काम कर लेंगे। और ये बात देखो बिल्कुल सच है। आप ना एग्जाम्पल ले लीजिए, करप्शन को रोकने के लिए ना आप कितने ही कानून बना लो, लेकिन लोग खराब है ना, तो वो करप्शन करेंगे ही करेंगे। चाहे कितना ही बढ़िया कानून बना लो, अगर उनकी सोच खराब है, सोच भ्रष्ट है ना, तो उनको कोई नहीं रोक सकता भ्रष्टाचार करने से, गलत तरीके से पैसा कमाने से। लेकिन देखो, अगर लोग अच्छे हैं, सत्ता में बैठे लोग अच्छे हैं, कानून चाहे खराब हो, तो फिर देखो भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि लोगों की सोच अच्छी है। डिस्कशन की बात करें, आज देखो 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, चौथा थोड़ा सा स्टैटिक रिवाइज करेंगे एथिक्स का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। दूसरे नंबर पे एक बढ़िया आर्टिकल है द हिंदू का, TPLF, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग। फिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित आर्टिकल है। चौथा फिर एथिक्स का, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी वगैरह, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखो, कई बार ना डिस्कशन थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्कशन थोड़ा लेंथी भी हो जाता है। देखो, लास्ट में तो रिवीजन है ना, जिसको रिवीजन नहीं करनी वो मत करो, वही तो रिपीट हो रहा है लास्ट के 4-5 मिनट में। और देखो, डिस्कशन थोड़ा लेट इसलिए हो जाता है कई बारी, क्योंकि ना अब जैसे समरी भी तैयार करनी है, माइंड मैप ट्राई कर रहे हैं हम रिवीजन में ऐड करने के लिए, ताकि लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सको। लेकिन अभी माइंड मैप में ना थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी बस ट्राई करके देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन हुए हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो मतलब इन सब चीज़ों को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, इतना लेट तो नहीं आना चाहिए, कोशिश मैं करूंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सी राजा मोहन का, इंडियन एक्सप्रेस से, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी ना SCO का समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है पाकिस्तान में, और उसको अटेंड करने के लिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर गए हैं। और ना तमाम तरह के मीडिया कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे आज सुबह मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि लंच के दौरान भारत के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई, और बातचीत हुई क्रिकेट मैचेस को चालू करने को लेके। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआती स्टेज में बातचीत है। मतलब पॉइंट ये है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होती है ना, तो बहुत ज़्यादा बज क्रिएट हो जाता है कि शायद रिश्ते अब नॉर्मलाइज होंगे, शायद अब फिर से बातचीत स्टार्ट होगी, शायद अब फिर से ट्रेड स्टार्ट होगा। लेकिन ना, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन होती है। ओवरऑल अगर देखें तो पिछले कई दशकों से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में ना एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है। ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी क्या होता है? मतलब दोनों देशों के रिलेशंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है कि सरफेस लेवल पे ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बातचीत हो जाए, थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, तो भी देखो स्ट्रक्चर दोनों देशों के रिलेशंस का चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ होता है, फिर एक टेरर अटैक हो जाता है, और फिर से जो रिश्ते हैं वो ठप पड़ जाते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है पिछले कई दशकों से। मतलब फंडामेंटल चेंज नहीं आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस में कि बॉर्डर खुल गए, अब दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकते हैं, ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कई दशकों से, और ना ही ऐसी उम्मीद है। लेकिन देखो, राइटर कहते हैं, सी राजा मोहन कहते हैं, असली जो खेल चल रहा है वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे नहीं चल रहा है। मतलब भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन। असली खेल रेड क्लिफ लाइन पे नहीं चल रहा है, बल्कि असली खेल चल रहा है डूरंड लाइन पे। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है। और इवन ब्रॉडली कहें तो राइटर का कहना है, असली जो खेल चल रहा है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर चल रहा है। वेस्टर्न बॉर्डर में फिर देखो, ईरान के साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है ये भी आ जाता है। ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, ईरान के साथ बॉर्डर लगता है। आप देखो किस प्रकार से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर। 1979 में क्या हुआ था?
1979 में ईरान में आया था इस्लामिक रेवोल्यूशन। उसके बाद देखो पूरी तरह से ईरान का एज ए स्टेट नेचर चेंज हो गया। आज ईरान इजराइल के साथ वार में है। मतलब ईरान ने 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा अटैक किया था डायरेक्टली इजराइल के ऊपर। अब काफ़ी दिनों से इजराइल और यूएस आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान के हमले का किस प्रकार से जवाब दिया जाए, और ईरान ये बोल रहा है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम जबरदस्त जवाब देंगे इसका। मतलब देखो संभावना ये है ऑल आउट वार भी स्टार्ट हो सकता है ईरान और इजराइल के बीच में। अभी बात ये भी चल रही है ईरान में जो थियोक्रेसी है वहां पे सुप्रीम लीडर है खामेनी, उनको हटाने की कोशिश की जा सकती है इजराइल के द्वारा, ताकि वहां पे ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और ईरान का एज ए स्टेट नेचर चेंज हो जाए। अभी ईरान का मकसद ये है अपने प्रोक्सीज के साथ मिलके, जैसे हमास, हिजबुल्ला, इन सब के साथ मिलके इजराइल को पूरी तरह से खत्म करना दुनिया के मैप से। और इजराइल अब कोशिश करना चाहेगा, ऐसी बातें चल रही है, कोशिश करना चाहेगा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये भी बोल रहे हैं अगर इजराइल ने ऐसी कोशिश की, या फिर यूं कहें इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट वार स्टार्ट हो जाता है, तो इससे देखो थर्ड जो वर्ल्ड वार है वो भी ट्रिगर हो सकता है। तो मतलब कहने का पॉइंट क्या है, पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर पे है ईरान, और 1979 से लेके अभी तक सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है। 1979 से पहले सिचुएशन अलग थी, जो रेजीम था सार डायनेस्टी का वहां पे रूल था, और वो डायनेस्टी प्रो यूएस थी। लेकिन 1979 के बाद में हालात पूरी तरह से चेंज हो गए। ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रभावित किया 1979 के इस इवेंट ने, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन ने, ईरान में जो आई। उसके बाद चलो ये तो ऐसा इवेंट है जिसने डायरेक्टली पाकिस्तान को इफेक्ट थोड़ा कम किया, लेकिन एक और इवेंट देखिए 1979 में ना यूएसएसआर ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान में। यूएसएसआर ने इन्वेजन कर दिया था अफगानिस्तान में। अब देखो यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बने जो यूएसएसआर के द्वारा सपोर्टेड हो। अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को ही सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर अपनी सेना अफगानिस्तान में लेकर आया था। तो बदले में यूएस ने क्या किया, बदले में यूएस ने देखो यहां पर पाकिस्तान के साथ मिलके एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसे लोग जिनकी देखो इस्लाम के बारे में थोड़ी कट्टर सोच थी, उनमें से एक था तालिबान। तो यूएस ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान में यूएसएसआर की आर्मी के अगेंस्ट, और पाकिस्तान ने भी इस चीज में यूएसए का पूरा पूरा साथ दिया। बाद में देखो तालिबान सत्ता में आ जाता है 1996 में। 1996 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान की सरकार रहती है। फिर आपको पता है 2001 में यूएसए ने इंटरवेंशन किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक के बाद। तालिबान सत्ता से बेदखल हो जाता है। 20 साल तक तालिबान सत्ता से बाहर रहता है, लेकिन पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहता है, और अंत में 2021 में फिर से तालिबान सत्ता में आ जाता है अफगानिस्तान में। कितना ज्यादा चेंज हुआ है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे। अब देखो खेल ये है, पाकिस्तान ने ये सोचा था कि ना हम अगर तालिबान सत्ता में आ गया तो उनको हम कठपुतली की तरह नचाएंगे, मतलब वो हमारे इशारे पे काम करेगा। बट ये नहीं हुआ, हुआ उल्टा। जैसे ही तालिबान सत्ता में आया उसके बाद तो देखो तालिबान ने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तालिबान ने बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए और ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर दिए। चैलेंजेस कैसे क्रिएट कर दिए, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। अब देखो ये जो लाल वाला एरिया है ना, ये पाश्तून रीजन है, बीच में बॉर्डर है, और जो पाश्तून है ना, तालिबान की मूवमेंट है ना, उसमें ज्यादा पाश्तून कम्युनिटी के ही लोग हैं, पाश्तून एथनिसिटी के ही लोग हैं। और पाश्तून जो है ना वो दोनों साइड रहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के इस पार भी और उस पार भी। पाकिस्तान की साइड जो पाश्तून है ना, वहां पे भी पाश्तून वाले रीजन में भी एक तालिबान है जिसका नाम है तहरीक तालिबान। वो भी देखो पाकिस्तान में उसी प्रकार से सत्ता में आना चाहता है जैसे
अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आ गया, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। और पाकिस्तान ने यह सोचा था कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद तहरीक तालिबान को दबा दिया जाएगा क्योंकि इसमें तालिबान हमारी मदद करेगा, बट हुआ उल्टा। आज के समय में तालिबान जो है तहरीक तालिबान को सपोर्ट करता है, मदद देता है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाश्तून वाले रीजन में अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलाता रहता है, वहाँ पे टेरर अटैक्स होते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज इमर्ज होके आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट चैलेंज, राइटर कहते हैं आप एक बार टीटीपी को यानी तहरीक तालिबान को भी साइड में रख दीजिए, बट देखो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जिसमें से एक है पीटीएम। पीटीएम मतलब पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, यानी पाश्तून्स की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मूवमेंट। अब ये जो ग्रुप है ना, ये पाश्तून्स की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से डिमांड करता रहता था, लेकिन पाकिस्तान ने ना इनकी जेन्युइन डिमांड सुनने के बजाय इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया, पीटीएम को। और अब क्या हुआ, अब ना इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाश्तून्स जो ट्राइबल ग्रुप है ना, एथनिक ग्रुप है, इनकी सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई जिसका नाम है पाश्तून क्वामी जिरगा। अब ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई पाश्तून्स की, जिसमें देखो 22 डिमांड्स पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी गई, जिसमें से एक है कि पाकिस्तान की आर्मी और मिलिटेंट्स दोनों के दोनों पाश्तून लैंड को खाली करें अगले 2 महीने के अंदर अंदर। जो लोग डिसअपियर हो गए हैं, गायब हुए हैं और उनको पाकिस्तान की सरकार ने गायब करवाया है, उनका हिसाब किताब दिया जाए। नेक्स्ट डिमांड, यहां पे पाश्तून रीजन में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए तो उसका लाभ लोकल लोगों को होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डिमांड, रिस्टोर वीजा फ्री ट्रेड, मतलब डूरन लाइन पे दोनों साइड डूरन लाइन को ओपन कर दिया जाए और बॉर्डर पे दोनों साइड जो ट्रेड है वो देखो आसानी से हो, मतलब ट्रेड होता रहे, लोग आसानी से आते जाते रहें, वीजा फ्री, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। समझ गए? एक बार इसको मैं आपको ठीक कर देते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो तालिबान हो गया, तहरीक तालिबान हो गया, या फिर ये पीटीएम हो गया, सबकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन अलग अलग है, लेकिन डिमांड सेम है। डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना पाकिस्तान का, डूरन लाइन जो है, इसे ओपन कर दिया जाए ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, ये पाश्तून्स को डिवाइड करता है, ये बॉर्डर ओपन हो जाए, पाश्तून एक दूसरे से मिल सकें, बॉर्डर को क्रॉस करके आपस में ट्रेड कर सकें, वीजा फ्री जा सकें। ये कॉमन डिमांड है। और इस डिमांड के लिए ना मांग जो है, पाकिस्तान सरकार के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहीं से रास्ता जाता है, धीरे धीरे अब ये डिमांड भी उठती जा रही है कि पाश्तून्स के लिए अलग से एक लैंड होना चाहिए, पाश्तून लैंड, मतलब अलग से एक देश होना चाहिए। जैसे बलूच लोग बलूचिस्तान में मांग कर रहे हैं ना, बलूचिस्तान नाम का एक अलग से देश बनाया जाए, वैसे ही यहाँ पे देखो पाश्तून वाले रीजन में ना पाश्तून नेशनलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा उफान मार रहा है। अब धीरे धीरे ये जो मांग है ना कि पाश्तून्स के लिए अलग से एक लैंड होना चाहिए, अलग से देश होना चाहिए, ये डिमांड जोर पकड़ सकती है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो बलूच हैं वो पाकिस्तान की सरकार से काफ़ी नाराज़ रहते हैं। बलूच मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पर बलूचिस्तान में चाइनीज़ नेशनल्स को निशाना बनाया गया है, इवन पाकिस्तानी पंजाबी सेटलर्स को भी निशाना बनाया गया है, और वहाँ पे नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा हाई है और अलग से देश बनाने की मांग चल रही है। ये इशू पाकिस्तान के लिए सोल्व हुआ भी नहीं कि पाश्तून नेशनलिज्म एक बार फिर से रिवाइव हो गया है, फिर से एक्टिवेट हो गया है बड़े स्तर पर। तो जो लेसन्स पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर सीखेगा ना, उसी से फिर देखो आगे इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो आगे की ट्रेजेक्टरी पर मूव करेंगे। कैसे? आप पूछोगे कैसे? आप सीधा सीधा देखिए ना, अफगानिस्तान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तालिबान को, और आज क्या हुआ? तालिबान सत्ता में आ गया लेकिन वो पाकिस्तान को ही तंग कर रहा है। यानी पाकिस्तान ने अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पिछवाड़े में सांप को पाला, आज वही सांप
पाकिस्तान को डस रहा है। उसी प्रकार से देखो, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, ऐसे आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान अगर लेसन सीख गया कि कल को देखो यही ऑर्गेनाइजेशंस आपको भी तंग करेंगी, आपको भी नुकसान पहुंचाएंगी, तो शायद पाकिस्तान देखो इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना बंद कर दे और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना स्टार्ट करे। लेकिन पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर पर इन लेसन्स को नहीं सीखा कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने से कल को वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आपको ही तंग करती हैं। तो फिर देखो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर पाकिस्तान ने लेसन नहीं सीखा तो फिर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है वैसी ही स्ट्रक्चरल रिजिडिटी बरकरार रहेगी। ऊपर ऊपर से छोटी मोटी बातचीत हो भी जाए तो बड़े स्केल पे उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग से संबंधित है। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग जो है, इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए अपना जो महेश है ना, वो देखो एक शहर गोरखपुर में एक छोटी सी किराना की दुकान चलाता है, ग्रोसरी स्टोर चलाता है। बट देखो एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने ना महेश के साथ कर ली दुश्मनी और महेश के किराना की दुकान को ना अनफेयरली टारगेट किया और महेश का बिजनेस हो गया बंद। महेश के साथ अन्याय किया, इनजस्टिस किया उस बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ने। अब इसके अगेंस्ट ना महेश कोर्ट में जाना चाहता है, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए महेश के पास पैसे नहीं है, क्योंकि वकील की फीस काफी महंगी होती है। कोर्ट में भी आने जाने में बहुत खर्च होता है, कोर्ट की फीस अलग से। तो महेश के पास पैसे नहीं है। तो ना यहां पे एंट्री होती है एक थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी जिसका नाम है एबीसी। वो महेश को बोलती है तुम केस करना चाहते हो ई कॉमर्स कंपनी के अगेंस्ट, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको पैसे देंगे 1 लाख रुपए ताकि आप केस लड़ सको। आप केस में ई कॉमर्स कंपनी से 5 लाख रुपए मांगिए। अगर आप केस जीत गए तो 5 लाख में से आप 2 लाख रुपए हमें दे देना। अगर आप केस हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखा जाएगा। तो यही है थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग। मतलब कोई जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपको मदद करती है केस लड़ने में, कंपनसेशन की डिमांड करने में। अगर आप कंपनसेशन हासिल कर लेते हो, केस जीत जाते हो, तो उसमें उस थर्ड पार्टी का भी शेयर हो जाता है। जैसे इस केस में है, एबीसी थर्ड पार्टी थी, उसने महेश को बोला हम आपकी हेल्प करेंगे केस लड़ने में, अगर आप केस जीत गए तो बड़ा शेयर हमें दे देना, मतलब 1 के 2 लाख रुपए हमें दे देना, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं। है ना ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। नाम क्या है? थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग, टीपीएलएफ। ये जो टीपीएलएफ है ना, इसकी देखो फाउंडेशंस, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। 1876 में ना एक केस आया था, 1876 में। केस का नाम था रामकुमार कुंडू वर्सेस चंद्रकांतो मुखर्जी। ये नीचे केस का नाम लिखा हुआ है, रामकुमार कुंडू वर्सेस चंद्रकांतो मुखर्जी। इस केस में ना प्रिवी काउंसिल ने यह कहा था कि पुराने जो इंग्लिश लॉज है ना, जो टीपीएलएफ को रोक रहे थे, पुराने केसेस, पुराने इंग्लिश लॉज, पुराने इंग्लिश कानून जो ब्रिटिश भारत में टीपीएलएफ को रोक रहे थे, वो कानून यहां पर लागू नहीं होंगे, इंडिया में लागू नहीं होंगे। तो 1876 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट से ही टीपीएलएफ का रास्ता जो था वो साफ हो गया था। अब आप एक सच्चाई देखिए, वैसे तो हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन देखो प्रैक्टिकली अगर देखें तो इक्वालिटी कैसे पॉसिबल है। एक तरफ करोड़पति हैं, ई कॉमर्स कंपनी अरबपति हैं, दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास इंसान, दोनों आपस में लड़ेंगे तो कहां पे इक्वालिटी है? आप बताइए, क्या इक्वालिटी है? नहीं है। तो ये जो टीपीएलएफ का कंसेप्ट है ना, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग, ये देखो इनइक्वालिटी को कम करने में हेल्प करता है। ये कंसेप्ट इंश्योर करता है पैसा ना होने की वजह से कोई अपना केस ना लड़ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस टीपीएलएफ के कंसेप्ट को हरी झंडी दे दी 2018 में। 2018 में ना एक हिस्टोरिकल जजमेंट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी वाला केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग
हमारे देश में अप्लाई हो सकती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है इस पर। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि वकील इन केसेस में अपना पैसा ना लगाएं। यह कंडीशन क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? ताकि देखो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। जो वकील है ना, अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए। अगर वकील खुद अपने केसेस में पैसा इन्वेस्ट करने लग गए तो फिर देखो वकील का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। वो क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा। अपने बेस्ट इंटरेस्ट में कैसे काम करेगा? जैसे मान लीजिए वकील ने किसी क्लाइंट के केस में पैसे लगा दिए, 5 लाख रुपए लगा दिए। अब दूसरी तरफ का जो वकील है ना, वो इस वकील को बोलता है कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, तुम इस केस को वापस ले लो। तो जिसने 5 लाख रुपए लगाए थे वो सोचेगा यार मुझे तो 15 लाख मिल रहे हैं 5 लाख के, अब मैं क्यों केस लड़ूं, छोड़ते हैं ना। तो वो 15 लाख रुपए ले लेगा और जानबूझ के हार जाएगा। तो उसके स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए वकील के, वो अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में लड़े। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारा ग्रीन सिग्नल है टीपीएलएफ को, लेकिन वकील जो केस लड़ रहे हैं वो इसमें पैसे ना लगाएं। थर्ड पार्टी कोई लगाती है तो लगाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो राइटर फायदे बताते हैं, कितने जबरदस्त फायदे होंगे इस टीपीएलएफ से। आपने सोच के देखिए, मुंबई में अगर कोई कंपनी नकली प्रोडक्ट्स बेच रही है तो कंज्यूमर ग्रुप्स ना मिल के केस लड़ सकते हैं और इसके लिए फंडिंग मिल सकती है किसी थर्ड पार्टी से। एग्जाम्पल जैसे देखो 2018 में ना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो बेबी पाउडर था ना, उसमें मिलावट मिली थी तो उसके खिलाफ केस फाइल हुआ था। तो ऐसे ही केसेस कंज्यूमर ग्रुप्स के द्वारा फाइल किए जा सकते हैं थर्ड पार्टी के फंडिंग की सहायता से। फिर देखो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में फायदा होगा। अब जैसे उड़ीसा के ट्राइबल लोग हैं, बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज के अगेंस्ट पहले केस नहीं लड़ पाते थे, उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। बट अब थर्ड पार्टी की सहायता से वो उड़ीसा के जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज के खिलाफ केस लड़ पाएंगे और जीत जाएंगे। अगर कंपनसेशन जीती तो उसका छोटा शेयर थर्ड पार्टी भी ले जाएगी। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, उड़ीसा में ना नियमगिरी हिल्स में जो डोंगरिया कोंड ट्राइब के लोग थे ना, उन्होंने माइनिंग कंपनी के खिलाफ केस लड़ा था। इवन लेबर राइट्स में भी फायदा होगा। जैसे टेक्सटाइल मिल वर्कर्स हैं, कई बार उन्हें अनफेयर तरीके से डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाते। जैसे 2016 में मारुति सुजुकी वर्कर्स के साथ हुआ था, लेकिन अब ना वो आवाज उठा सकेंगे थर्ड पार्टी की मदद से। इवन देखो बेंगलुरु में भी जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं ना, वो बड़े बड़े टेक जायंट्स के अगेंस्ट लड़ सकेंगे अगर उनके साथ में कुछ गलत होता है तो ये सारे फायदे होंगे थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग से। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं। जैसे देखो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, यहां पे दूसरा पहलू ये है, जो थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडर है ना, वो केसेस को चेरी पिक कर सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा इस केस में फायदा है, कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो वो उस केस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे, मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस केस का कोई खास फायदा नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर वो उसे इग्नोर कर देंगे, चाहे देखो सोशली वो इश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। दूसरा चैलेंज ये है, जो देखो फंडर है, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडर है, वो केस में कितना इंटरफेयर करेगा। ऐसा तो नहीं कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में मदद करने के नाम पे वो केस में फिर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए देखो हमें ना एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। कुछ राज्य जैसे देखो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तो इन राज्यों ने ना कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं। बट देखो हमें ना नेशनल लेवल पे रेगुलेशन चाहिए। रेगुलेशन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले देखो जो क्लाइंट के राइट्स हैं ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्लाइंट्स के राइट, मतलब जो केस फाइल कर रहा है फॉर एग्जांपल महेश, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो मदद की है फंडर ने, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडर कितना प्रॉफिट उठा सकता है, उस पर कैप लगना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा प्रॉफिट वो नहीं उठा सकता। फॉर एग्जांपल 25% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा, जो भी थ्रेशोल्ड हो। इसके अलावा जो फंडर है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में होनी चाहिए। जैसे देखो हमारे देश में सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है ना, वैसे ही थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए अलग से एक बॉडी होनी चाहिए। इस मामले में देखो हम दूसरे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने TPLF के कंसेप्ट को अडोप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हांगकांग ने 2019 में एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया था। कहां पे हांगकांग वाला पॉइंट, ये रहा। 2019 में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था जिसमें बोला गया हांगकांग के इस कोड ऑफ कंडक्ट में कि ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल डिटेल्स को डिस्क्लोज करना जरूरी है, फंडर का कंट्रोल पे लिमिटेशन होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये हांगकांग वाली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में थे, कोड ऑफ प्रैक्टिस में थे। इंडिया भी इनको इवेल्युएट कर सकता है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने की हैं वो इंडिया सीख सकता है हांगकांग के इस कोड ऑफ प्रैक्टिस से। अगर देखो हमारे देश में ये TPLF का कंसेप्ट अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है ना, तो देखो पेंडिंग केसेस कम हो सकते हैं। अभी 40 मिलियन केस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 केसेस पेंडिंग है, तो ये केसेस कम हो सकते हैं। आम आदमी के लिए जस्टिस ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं वो और ज़्यादा अकाउंटेबल होंगी। कोर्ट में उनको जब घसीटा जाएगा तो वो उनकी जवाबदेही तय होगी। ये सारे फायदे होंगे। तो सरकार को देखो इस इशू को ना सीरियसली लेना चाहिए और कुछ मुद्दों पे विचार भी करना चाहिए कि क्या अलग से TPLF केसेस के लिए स्पेशल TPLF कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं और कोर्ट्स का क्या रोल होना चाहिए TPLF अरेंजमेंट्स को अप्रूव करने में। तो इन चीज़ों पे ना अभी और ज़्यादा डिस्कशंस होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इस कंसेप्ट को ना काफ़ी पॉजिटिव लेना चाहिए और इसको प्रमोट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उचित कदम तुरंत से तुरंत उठाने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित है। आप अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 2024 का नाम ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ और इसमें ना इंडिया की रैंकिंग काफ़ी खराब आई है, 105th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स करता क्या है? ये देखो एक इंटरनेशनल टूल है जो विभिन्न देशों में ना हंगर और माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन को मेजर करता है। हर साल पब्लिश होता है और 2024 में इसका 19th जो एडिशन है वो रिलीज हुआ। जैसे देखो एक डॉक्टर हेल्थ का चेकअप करता है, वैसे ये जो इंडेक्स है ये हंगर स्कोर देता है विभिन्न देशों को। और इंडिया का स्कोर जानते हो कितना है? इस बार के एडिशन में 19th एडिशन में इंडिया का स्कोर है 27.3। और इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडिया आता है सीरियस कैटेगरी में। ये इस कैटेगरी में आता है इंडिया। स्कोर देखो इस इंडेक्स में जितना कम हो उतना बढ़िया। अगर किसी का 0 स्कोर है तो इसका मतलब वो उस देश में हंगर बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार देखो इंडिया में 200 मिलियन जो लोग हैं ना वो अंडर नरिश्ड हैं। ये नंबर देखो बहुत बड़ा है। 200 मिलियन मतलब अगर इन 200 मिलियन का अलग से देश बना दिया जाए ना तो वर्ल्ड में 7वां लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। इसके बाद आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, वैसे संविधान का जो आर्टिकल 47 है ना, आर्टिकल 47 बोलता है ये देखो स्टेट की ड्यूटी है कि लोगों के न्यूट्रिशन लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना। बट ये जो नंबर है कि 200 मिलियन लोग हमारे देश में अंडर नरिश्ड हैं, तो ये नंबर देखो बताते हैं कि हम अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फुलफिल करने में पूरी तरह से ना फेल हो रहे हैं। और देखो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैराडॉक्स भी है। इकोनॉमिक पैराडॉक्स जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। वैसे इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारी GDP ग्रोथ रही 6.8%। मतलब इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी GDP का साइज है $4 ट्रिलियन के आसपास। ये सारे आंकड़े देखिए, 6.8% की ग्रोथ रेट, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन बावजूद इसके इतनी ज़्यादा हंगर हमारे देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में अंडर नरिश्ड। देखो पर कैपिटा इनकम के मामले में हमारे देश में पर कैपिटा इनकम जानते हो कितनी है? 2485, $2,485। जबकि ग्लोबल एवरेज जानते हो कितनी है पर कैपिटा इनकम के मामले में? पूरे वर्ल्ड में एवरेज पर कैपिटा इनकम है 13,920। तो मतलब हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम है ना, ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा इनकम की 1/4 के आसपास है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि हमारे देश में ना इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो फूड इन्फ्लेशन है ना 3.8% से लेकर 7.5% हो गई। मतलब गरीब लोग जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं
इस इन्फ्लेशन की वजह से 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो देखो क्लाइमेट चेंज को दोष देता है इस फूड इन्फ्लेशन के लिए। हमारे देश में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिली, जिसकी वजह से ना बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ और फसलें कम प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। 2023-24 में 332 मिलियन टन का फूड प्रोडक्शन हमारे देश ने अचीव किया। ये देखो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन है। आप बोलोगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक तरफ आप बोल रहे हो कि फूड प्रोडक्शन कम हुआ क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस वजह से महंगाई बढ़ गई, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो 332 मिलियन टन का फूड प्रोडक्शन हुआ 2023-24 में। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल में ये दिया जाता है कि देखो ये बात सच है, 332 मिलियन टन का फूड प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इसमें बड़ा शेयर व्हीट एंड राइस का है। बारिश इरेगुलर रही, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रही, तो उनकी वजह से ना दालों और सब्जियों का काफी नुकसान हुआ। वेजिटेबल्स और पल्सेस की जो क्रॉप्स थी ना, उनको काफी नुकसान पहुंचा, जिस वजह से उनकी कमी हो गई और फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई। अभी हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 26 पर 1000, 2022 का आंकड़ा है। ग्लोबल एवरेज कितना है? ग्लोबल एवरेज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का 28। हमारे देश में 35.5% बच्चे ऐसे हैं जो देखो स्टंटिंग का शिकार है, मतलब एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। और हमारे देश में 18.7% बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, लेकिन वो वेस्टिंग का शिकार हैं, मतलब हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं बढ़ पाया है। ये आंकड़े देखो बताते हैं कि बच्चों को ना ठीक ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तभी वो स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हो जाते हैं। लास्ट में ना राइटर कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। राइटर बोलते हैं देखो हमें ना क्या चाहिए, बेटर फूड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। हमारे देश में ना फूड ग्रेन की कमी नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो फूड को हम अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा न्यूट्रिशियस फूड हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पे हमें फोकस करना होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, तो हमें इस प्रकार के एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा कि जिस पर क्लाइमेट चेंज का असर कम से कम हो। फिर देखो वही पॉइंट, बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है ना, उनको और ज्यादा मजबूत किया जाए। देखो ये सारे नंबर्स हमें ना सोचने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ हम आईटी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहे हैं, लेकिन देखो इन सेक्टर्स में आगे निकलने का क्या मतलब अगर हम हमारे देश के लोगों का अगर पेट ही नहीं भर पाते हैं। हमें यह रियलाइज करना होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं आती। रियल डेवलपमेंट तब आती है जब हम सिटीजन्स को 2 वक्त का खाना खिला सकें, उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें, हम ये इंश्योर कर सकें कि भारत के नागरिक हेल्दी हों। समझ गए? वैसे देखो एक चीज आपको एक एस्पेक्ट और भी बताता हूं। सरकार हमेशा बोलती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो बायस्ड है। वैसे बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश अच्छा परफॉर्म करते हैं इस इंडेक्स में इंडिया से, लेकिन सरकार कहती है कि मेथोडोलॉजी गलत है। बहुत कम लोगों का डेटा लिया जाता है इंडिया से इस इंडेक्स में, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और दूसरा, सैंपल साइज एक तरफ काफ़ी छोटा होता है, और दूसरी तरफ देखो 3 जो इंडिकेटर है ना, वो 5 साल के बच्चों पे फोकस करते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, तीनों 5 साल के कम एज के बच्चों पे फोकस करते हैं। सिर्फ अंडर नरिशमेंट ऐसा है जो बाकी वर्गों पे भी फोकस करता है। तो राइटर का ये कहना है कि देखो, राइटर का मतलब आमतौर पे सरकार के द्वारा तर्क दिया जाता है, इस आर्टिकल में नहीं है। उनका ये कहना है कि ओवरऑल हमारे देश में न्यूट्रिशनल लेवल को या फिर हंगर लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करता है ये इंडेक्स, सिर्फ 5 साल तक के बच्चों पे फोकस करता है, और सैंपल साइज भी बहुत छोटा होता है, मेथोडोलॉजी खराब है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित। इसके बाद देखो लास्ट में जल्दी से एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन कीवर्ड्स के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। न्यूट्रलिटी यानी कि किसी भी इशू या सिचुएशन में ना साइड ना लेना, ऑब्जेक्टिविटी यानी फैक्ट्स के बेसिस पे स्टैंड लेना या फिर डिसीजन लेना। सबसे बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे क्रिकेट मैच का। क्रिकेट मैच में आपको पता है अंपायर होता है। अंपायर देखो किसी भी टीम का फेवर नहीं करता, बस रूल्स के हिसाब से डिसीजन देता है। सिविल सर्वेंट्स को भी देखो ऐसे ही न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली होते नहीं है।
जैसे देखो, अगर अंपायर किसी एक टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो फिर डेमोक्रेसी यानी मैच पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब देखो, एक और टर्म है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है ना, जैसे नाम से ही जाहिर है, ब्यूरोक्रेसी का कमिटेड होना, लेकिन किसके प्रति? अगर ब्यूरोक्रेसी देखो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कमिटेड है, तो फिर तो देखो नाजी जर्मनी जैसे हालात हो जाएंगे। जैसे हिटलर के समय में हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी हिटलर की सरकार के प्रति पूरी तरह से कमिटेड थी ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाए, जो कुछ हिटलर करवा रहा था ब्यूरोक्रेसी वो करती गई, और इतने सारे लोगों की जान चली गई हिटलर की वजह से। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है। मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है स्टेट के प्रति, संविधान के प्रति, लॉज के प्रति, और इन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो वो है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का। अब कोई पूछे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी सही है या गलत है, आप उससे ये पूछोगे, ये बताओ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी किसके प्रति? अगर वो संविधान के प्रति कमिटेड है तो फिर देखो अच्छी चीज है। लेकिन अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति कमिटेड है, किसी लीडर के प्रति कमिटेड है, तो फिर वो खराब चीज है। देखो, वैसे हाल फिलहाल में हुआ क्या है, रिसेंट टाइम में ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे गवर्नर की पोस्ट है, स्पीकर की पोस्ट है, इनकी न्यूट्रलिटी पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बेसिस पे इनकी स्क्रूटिनी की है, और ये जो इशू है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ब्यूरोक्रेसी को क्यों इम्पार्शियल होना चाहिए? इम्पार्शियल देखो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगर लोग ये फील करें कि सिस्टम फेयर है, तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और गवर्नेंस इफेक्टिव होगी। दूसरा, फेयरनेस प्रिजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब डेमोक्रेसी में डिसरप्शन नहीं आता, सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रहता है, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल है, इम्पार्शियल है तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो, अगर ब्यूरोक्रेसी इम्पार्शियल है तो फिर स्टेट और सेंटर के बीच में झगड़ा भी नहीं रहता, दोनों कोऑपरेशन के साथ में काम करते रहते हैं। लेकिन देखो, सिविल सर्वेंट्स की न्यूट्रलिटी में ना कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वही सिविल सर्वेंट्स की पोस्टिंग, ट्रांसफर वगैरह डिसाइड करते हैं, तो लालच में आके कि हम इनकी बात मान लेते हैं ताकि हमें अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, ब्यूरोक्रेट्स कमिटेड हो जाते हैं उस लीडर के प्रति, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति, ताकि उन्हें अपना फायदा देखना होता है। अननेसेसरली सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है हमारे सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पर्दे के पीछे दोनों काम करते हैं लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स, तो दोनों का नेक्सस देखने को मिलता है करप्शन में। तो ये एक रुकावट है, चैलेंज है। नेक्स्ट है इंटरनल डिवीजन। देखो, ब्यूरोक्रेसी भी ना डिवाइडेड है कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो कई बार ना ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये ग्रुप इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बजाय न्यूट्रल रहने के। नेक्स्ट है मिसगाइडेड लॉयल्टी। कभी कभी ना रूलिंग पार्टी के प्रति लॉयल्टी पब्लिक के प्रति इम्पार्शियल सर्विस को ओवरशैडो कर देती है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि देखो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस में बैठे लोग हैं ना, उनको इंडिपेंडेंट होके बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के काम करना चाहिए, और यही हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में जल्दी से 3-4 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर हैं, और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में ना स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है, इसकी बात हमने की। ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे कुछ चेंजेस आ गए, बातचीत हो गई, तो भी देखो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, रिलेशन खराब ही होंगे। लेकिन पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर से क्या सीखता है, उससे देखो डिसाइड होगा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में क्या बदलाव लाता है। हिस्टोरिकली देखो, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे। जैसे ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, ईरान में रेवोल्यूशन आया, और ईरान में 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद में ईरान स्टेट का नेचर चेंज हो गया। आज ईरान इजराइल के साथ वार में है, मतलब मिसाइल से अटैक किया हुआ है। फ्यूचर में फुल फ्लैज वार भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था, तो उस समय यूएस की मदद से पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया था, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को, ताकि वो यूएसएसआर की इन्वेजन को रोके। बाद में उन्हीं में से एक ग्रुप तालिबान बनता है और वो अफगानिस्तान की सत्ता में आता है। 2001 में यूएसए के इंटरवेंशन के बाद में
वो तालिबान सत्ता से बेदखल हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान उसका सपोर्ट करता है इस उम्मीद में कि कल को वो हमारी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज वही तालिबान तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, वो तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में तालिबान जैसा रूल इस्टाब्लिश करना चाहता है। फिर एक और पाकिस्तान में मूवमेंट चल रही है अभी पाश्तून रीजन में, पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पीटीएम मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। इनकी डिमांड भी वैसी ही है जैसे तहरीक तालिबान, और तालिबान की डिमांड है जैसे बॉर्डर को ओपन कर दो, डूरन लाइन को, और ट्रेड हो खुला, वीज़ा फ्री, पाश्तून इधर से उधर जा सकें। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पाश्तून जो मूवमेंट है ना, वो पाकिस्तान में आगे आने वाले समय में और ज़्यादा चल सकती है, अलग से देश की वो मांग कर सकते हैं। तो सबक पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि हमने टेररिज्म को सपोर्ट किया अफगानिस्तान में, उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। कम से कम इंडिया में हम ना सपोर्ट करें, क्योंकि आज इंडिया में जिन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये सबक पाकिस्तान ने सीख लिया ना, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये पॉइंट ब्रीफ में है, पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वगैरह सब कुछ है, आप ब्रीफ में ये माइंड मैप पढ़ सकते हो। फिर हमने टीपीएलएफ वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, थर्ड पार्टी जो पैसा इन्वेस्ट करती है केसेस में ताकि अपना एक शेयर मिल सके। हिस्टोरिकल फाउंडेशन इसकी 1876 के केस में रखी गई थी, राम कुमार कुंडू वर्सेस चंद्रकांतो मुखर्जी केस में, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने यह कहा था कि पुराने इंग्लिश लॉज इंडिया में लागू नहीं होंगे, तभी से ये टीपीएलएफ का रास्ता साफ हो गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला टीपीएलएफ को हम अप्रूव करते हैं, लेकिन वकील अपना पैसा ना लगाएं इन केसेस में, ताकि ये वकीलों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा जो सही नहीं होगा। तो इसका थर्ड पार्टी फंडिंग के फायदे में देखो, कंज्यूमर ग्रुप्स बड़े फूड एडल्टरेटर्स के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, ट्राइब्स लड़ सकती हैं माइनिंग माफिया के अगेंस्ट, टेक स्टार्टअप इंडस्ट्री जायंट्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, वर्कर टेक्सटाइल मिल्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इस टीपीएलएफ के, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे फंडर जो हैं अपनी मर्जी के केस चुन सकते हैं, फंडर केस में इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए रेगुलेशन की आवश्यकता है। अभी कुछ राज्य रेगुलेशन कर रहे हैं, लेकिन नेशनल रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे हांगकांग में कोड ऑफ प्रैक्टिस आई, जिसमें बोला गया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फाइनेंशियल डिटेल्स की, जो फंडर है वो कम से कम रेगुलेट करें, और जो प्रॉफिट है फंडर का उस पर कैप लगनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में भी रेगुलेशन में इंक्लूड की जा सकती हैं। तो ये सारा हमने जो डिस्कस किया, ये माइंड मैप है, आप माइंड मैप देख सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर में यूज कर सकते हो। फिर ये हंगर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, 200 मिलियन अंडर नरिश्ड लोग हैं हमारे देश में, ब्राज़ील की पॉपुलेशन जितना है, रैंक इंडिया की 105वीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, सीरियस स्कोर है। लेकिन पैराडॉक्स ये है, इकोनॉमी हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है, पर कैपिटा इनकम कम है, ग्लोबल एवरेज से 1/4 है, और फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए। और फूड प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन उसमें राइस एंड वीट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फसलें एंड वेजिटेबल ख़राब हुई हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये हमने डिस्कस किया। तो ये सारे पॉइंट हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए थे। अभी स्टंटिंग 35% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है, वेस्टिंग का शिकार 18.7% बच्चे हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को ठीक करना होगा, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव करना होगा, सेफ्टी नेट इंप्रूव करना होगा, लोगों को अनाज मिले, और इसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी हमें इंप्रूव करना होगा। ये माइंड मैप है जो हमने डिस्कस किया। लास्ट में ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है टीपीएलएफ से संबंधित, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।